आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, आज आपके समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों की भूमिका पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज की कड़ी को प्रारंभ करने से पहले मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में इस श्रृंखला का सफल आयोजन किया है। आज का विषय कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नए भारत में, नई परिस्थितियों में हम कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं और इसी संदर्भ में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों की क्या भूमिका है, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे ही कौन से राहत उपाय इन उद्योगों के लिए अति आवश्यक हैं, जिससे कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बने रहें, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करना चाहूंगी। एमएसएमई की पृष्ठभूमि को पलटने से पहले आइए समझते हैं आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेविड मैककॉर्ड राइट ने अपने एक आर्टिकल ओपन सीक्रेट टू इकोनॉमिक ग्रोथ में ये ऑब्जर्व किया कि आर्थिक विकास के मूलभूत कारक गैर आर्थिक एवं गैर भौतिकवाद रूप के हैं। वे कहते हैं कि वह आत्मा ही है जो शरीर का निर्माण करती है। तो जब 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों की घोषणा की, तो उसके अंतर्भाग यानी उसके कोर में गैर आर्थिक एवं गैर भौतिकवाद का ही स्वरूप था। पहली बार ऐसा हुआ कि विकास का दृष्टिकोण वास्तविक रूप से आंतरिक शक्ति पर केंद्रित था। जब वोकल फॉर लोकल टू मेक इट ग्लोबल का स्लोगन दिया गया, तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि इस स्लोगन को प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षण नीति से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक डिमांड बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम की बात की गई है, जो कि सेल्फ प्रोड्यूसिंग और सेल्फ कंज्यूमिंग है। जब एक आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात करते हुए जिन 5 स्तंभों की घोषणा की थी, आइए उसे आपसे साझा करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला स्तंभ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, जो कि जिसको एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसको एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अ क्वांटम जंप इज नीडेड रादर दैन एन इंक्रीमेंटल चेंज। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर which should be a world class and which could become an identity of India. तीसरा स्तंभ 21st century technology driven system। चौथा, वाइब्रेंट डेमोग्राफी यानी कि यहाँ पर उस युवा पीढ़ी की बात हो रही है which is the source of energy for the economy। और पांचवा सबसे मजबूत स्तंभ वो है डिमांड। The strength of demand and supply chains should actually be utilized to the fullest capacity। तो इन 5 स्तंभों की घोषणा करते समय जब आत्मनिर्भर भारत का अर्थ का आशय स्पष्ट किया, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ आत्म अवशोषित यानी सेल्फ एब्जॉर्बिंग से बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने का है। बिल्ड लोकल टू गो ग्लोबल का मोटो है। यह सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर का जो आशय है, इसे संरक्षण नीति से समझने की गलती, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसका कि पुरजोर रूप से समर्थन आज ट्रंप प्रशासन कर रहा है और जिसके तहत वो चाइना से ट्रेड वॉर में संलग्न है। कोविड-19 ने संभवतः जैसे ट्रंप को एक शस्त्र दे दिया है, जिससे कि वह भूमंडलीकरण की उपेक्षा कर सके। अन्य राष्ट्र नेताओं से भिन्न सोचते हुए जो इस कोविड-19 के चलते सेल्फ आइसोलेशन की पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को चुना,
किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को अस्वीकार करने की कीमत पर नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिजेक्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यहां पर बताना चाहूंगी कि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों को लेकर विभिन्न आर्थिक चिंतकों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स रहे हैं। जैसे कि कीन्स ने जहां डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी की बात की, वहीं फ्रेडरिक हैयाक को जब हम पढ़ते हैं, जिन्होंने कि 1929 की ग्रेट डिप्रेशन को प्रिडिक्ट कर लिया था और जिनको 1974 में गुनार मिडल के साथ नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, वे ठीक कीन्स से उलट सोचते थे। फ्रेडरिक हैयाक ने प्राइवेट स्पेंडिंग के आइडिया को प्रमोट किया, तो कीन्स ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग के आइडिया को। साथ ही जहां कीन्स बात करते थे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होने से और उसके इंटरवेंशन होने से हम इस ग्रेट डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, वहीं हैयाक ने कहा कि द जेन्युइन रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक सॉल्यूशन लाइज जस्ट नॉट इन एडिक्वेट स्पेंडिंग बट अ रिटर्न टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो वो सतत उत्पादन की ओर लौटने की बात करते हैं। तो इसी तरह से जब विभिन्न विभिन्न व्यूज रखे गए हैं आर्थिक चिंतकों द्वारा, सो वी मे ऑलवेज डिफर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सॉल्यूशन, बट फॉर वेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज कंसर्न, हमारे देश में जहां हम विविधता में एकता की बात करते हैं, सो हियर आत्मनिर्भर भारत सीम्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह उसे हम एक इकोनॉमिक सॉल्यूशन के रूप में ले सकते हैं। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की राह में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग यानी MSME बड़ी अहमियत रखते हैं। आकार में भले ही ये छोटे हों, परंतु देश की तरक्की में इनका योगदान अहम है। राष्ट्र के औद्योगिक विकास तथा रोजगार अवसर प्रदान करने की दृष्टि से ये काफी अहम भूमिका निभाते हैं। समूचे देश में औद्योगिकी विकेंद्रीकरण के अतिरिक्त श्रम प्रधान होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था के ये प्राण माने जाते हैं। अतः आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन के ये सबसे बड़े संवाहक के रूप में भी देखे जाते हैं। आइए बात करते हैं MSME की पृष्ठभूमि की। तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में नोटिफाई किया गया था और 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की स्थापना की गई। MSMED एक्ट के तहत पहली बार एंटरप्राइज की अवधारणा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटिटी को एक कानूनी पहचान मिली। साथ ही पहली बार मझोले इकाइयों को भी परिभाषित किया गया। MSMED 2006 के पूर्व विनिर्माण की एक ही कैटेगरी मानी जाती थी और वो थी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। एक्ट 2006 के अनुसार MSME को विनियोजन यानी इन्वेस्टमेंट से लिंक किया गया और साथ ही इसकी परिभाषा इन्वेस्टमेंट के तहत दी गई, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का निवेश और सर्विसेज में 10 लाख तक के निवेश को सूक्ष्म इकाई के रूप में परिभाषित किया गया। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख से 5 करोड़ तक के निवेश और सर्विसेज में सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़ तक के निवेश को लघु इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश और सर्विसेज सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के निवेश को मीडियम यानी मझोले इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ ये बताना भी आवश्यक है कि मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट्स एंड मशीनरी को शामिल किया गया, तो वहीं सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स यानी उपकरणों में निवेश को शामिल किया गया। 15 मई 2020 को सरकार द्वारा MSME की परिभाषा में संशोधन किया गया और इसी के साथ एक अतिरिक्त मानदंड टर्नओवर को शामिल किया गया। इस संशोधित परिभाषा ने न सिर्फ निवेश की सीमा में संशोधन किया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में जो एक डिफरेंस था उसको भी खत्म किया गया। अब नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ तक का निवेश
और 5 करोड़ तक का टर्नओवर वाली फर्म को सूक्ष्म इकाई, 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर वाली फर्म को लघु इकाई तथा 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली फर्म को मीडियम एंटरप्राइज के रूप में वर्गीकृत किया गया। बात करते हैं एमएसएमई की चुनौतियों की। तो क्या ये चुनौतियां इस कोरोना काल में ही देखने को मिली? ऐसा नहीं है। कोरोना संकट के पहले ही देश के छोटे उद्योग संकट में थे। मार्च 2019 की बात की जाए तो बैंकों द्वारा दिए गए समूचे ऋण में कुल हिस्सेदारी जो एमएसएमई के पास आई वो महज 5.85% थी, जो कि फरवरी 2020 में घटकर 5.37% ही रह गई। वित्तीय दबाव के कारण ना तो ये उद्योग कर्ज लेने की स्थिति में थे और ना ही बैंक इन्हें कर्ज देने की स्थिति में। लॉकडाउन के कारण इनकी दिक्कतें बढ़ती ही जा रही थी, स्थिति दयनीय होती जा रही थी और मांग में गिरावट लगातार जारी होने के कारण सुधार के कम ही आसार दिखाई दे रहे थे। कर्ज की अदायगी से लेकर कर्मचारियों के वेतन उसको देना भी एक भारी काम हो गया था। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना एमएसएमई को करीब साल भर तक करना होगा। वित्तीय बंदोबस्त की समस्या एक पहाड़ बनकर सामने खड़ी दिख रही थी। नकदी की किल्लत कई सारी परेशानियों को जन्म दे रही थी। इसके साथ ही चूंकि इनमें काम करने वाले जो कामगार थे वो अपने गांव घर को कूच कर गए थे, ऐसे में सामान्य कामकाज बहाल करने में एक लंबा समय लग सकता है। तो ऐसे में सरकार से ही अपेक्षा स्वाभाविक है। यहां पर कहना चाहेंगे कि जो 13 मई से 17 मई के मध्य सरकार द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका विवरण वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 5 हिस्सों में प्रस्तुत किया गया, जिसका पहला भाग करीब 5 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें एमएसएमई, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड कंपनीज को विशेष सुविधा दी गई। इसी के तहत पहला ऐलान एमएसएमई, कुटीर व गृह उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन के रूप में रहा। इसके तहत बिना गारंटी के इन उद्यमियों को लोन मिल सकता है और इसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा ली गई है। साथ ही इस कर्ज की समय सीमा 4 साल तक रखी गई है, जहां पहले वर्ष मूलधन चुकाने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे करीब 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलने की आशा है। दूसरी राहत वित्तीय दबाव के संकट में जूझ रही उन एमएसएमई को जिन्हें 20,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान दिया गया, विशेष ऋण के रूप में प्रावधान दिया गया। इससे लगभग 2 लाख एमएसएमई को फायदा पहुंचने की आशा है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार की इच्छा रखने वाले जो एमएसएमई हैं, उन्हें 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन भी दिया जाएगा, जिससे कि वे अपने आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। चूंकि एमएसएमई प्रतिस्पर्धा में अक्सर पीछे ही रह जाते हैं, तो ऐसे में उनको 20 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद पर ग्लोबल टेंडर की अनुमति न देने का भी राहत दी गई। साथ ही छोटे मझोले उद्योगों को बड़े बाजार मिल सके, ऐसे में उनका विस्तार हो सकेगा। तो इस दृष्टि से ई मार्केट लिंकेज के साथ व्यापार मेले में भी शामिल होने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह भी राहत दी गई कि सरकारी कंपनियों या पीएसयू में जो भी एमएसएमई के बकाए हैं, उन्हें 45 दिनों के अंदर उनका पेमेंट कर दिया जाए, जिससे कि इन उद्यमियों को राहत मिल सके। सरकार की इस भावना का स्वागत है कि वे छोटे उद्योगों की मदद करना चाहती है, लेकिन विचारणीय ये है कि क्या कर्ज की सार्थकता तो तब होती है जब बाजार में माल की मांग हो। जब बाजार में माल की मांग ही नहीं है, तो क्या इस क्षेत्र में कारोबारी इस समय कर्ज लेना पसंद करेंगे? ऐसे में अतिरिक्त कर्ज लेना
सिर्फ संकट को आमंत्रण देना ही होगा। आर्थिक पैकेज की व्याख्या भले ही प्रोत्साहन पैकेज के रूप में की जा रही हो, लेकिन इसमें नीतिगत घोषणाएं अधिक जान पड़ती हैं। इसी कारण इसमें संदेह है कि मौजूदा माहौल में बाजार में तरलता बढ़ाने और कर्ज लेने को आसान बनाने के उपाय कितने कारगर साबित होंगे। इस आर्थिक पैकेज की कई घोषणाएं सुधारों से संबंधित हैं और आज के माहौल में तात्कालिक लाभ मिलने के अवसर इनसे कम दिखाई पड़ते हैं। आज आवश्यकता है कि प्रभावित लोगों को सीधी राहत पहुंचाई जाए, जिससे कि वे एक व्यापारिक माहौल तैयार कर सकें। कामगार हो या कारोबारी, दोनों को ही आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने के का इंतजार है कि मांग का सृजन हो सके, इंतजार है कि ऋण का समर्थन उन्हें जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि इन सुधारों की मांग जो एक अरसे से की जा रही थी, क्या उन्हें कोरोना संकट का इंतजार करना पड़ रहा था? उनको नए सिरे से परिभाषित करने अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करने का काम पहले क्यों नहीं किया गया? इस कोविड-19 से उपजी महामारी से असाधारण हालात बन गए हैं, जिसका सामना करने का अनुभव किसी भी देश को नहीं था। हर देश को परिस्थिति के हिसाब से कदम उठाना पड़ रहा है। भारत सरकार ने भी राहत देने के जो कदम उठाए हैं, उनसे कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य होगा, परंतु बात तो तब बनेगी जब एक आर्थिक व्यापारिक माहौल बनकर खड़ा होगा। कारोबारी जगत का जो मनोबल है वो कमजोर ना पड़ने पाए, इसके लिए पैकेज का तात्कालिक असर दिखना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब केंद्र एवं राज्य के बीच एक समन्वय स्थापित हो। संकट के इस दौर में सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम सुविधा परिषदों को सशक्त बनाना होगा। हर जिले में उनकी शाखा गठित की जाए और हर एमएसएमई को इसमें शामिल किया जाए। यहां तक कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन को ये चाहिए कि वे बैंकों को एमएसएमई के लिए साझा राहत योजना तैयार करने के लिए कहें। एमएसएमई द्वारा बनाए गए माल की मांग को बढ़ाने के लिए हमें सस्ते आयातों को भी रोकना होगा। हम ये सभी जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के नियम के अंतर्गत बड़े विदेशी उद्योगों द्वारा भारत के बाजार में सस्ता माल उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे चाइना इसका बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है। इनके आगे हमारे देश के छोटे उद्यमी टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अधिक बैठती है। देश की जनता को इसके द्वारा, इन उद्यमियों के द्वारा उत्पादित थोड़े महंगे ही सही पर माल को खरीदना तय करना होगा, चाहे इसे हमारी जनता पर एक किस्म का रोजगार टैक्स ही मान लिया जाए। आयात कर बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए और इस दिशा में हमें अपने गौरवमय इतिहास को स्मरण करना होगा, जब खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर हम डब्ल्यूटीओ के नियमों में जो ठहराव लाए वो आज तक जारी है। छोटे उद्योगों को न सिर्फ बड़ी राहत चाहिए, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें व्यापक बाजार भी चाहिए। जीएसटी की अलग दर वसूलने से लेकर न सिर्फ उनके माल की कीमत इससे कम होगी, बल्कि उनकी बिक्री भी बढ़ेगी और धीरे धीरे ये उद्यम के लिए आवश्यक पूंजी जुटा सकेंगे और बैंक भी सहज रूप से उन्हें और ऋण देने को स्वीकार कर सकेगी। बात करते हैं कि घरेलू बाजार पर हम जो चीनी वस्तुओं का दबदबा देख रहे हैं, उसको रोकने की कवायद में कार्य प्रारंभ हो चुका है। खासकर उन सेक्टरों में जहां घरेलू स्तरों पर मैन्युफैक्चरिंग की संभावना है, और इसकी शुरुआत फर्नीचर से की गई है, जिसमें लकड़ी से लेकर अन्य प्रकार के फर्नीचर, साथ ही उसके पार्ट्स भी शामिल हैं। इनके आयात पर लगने वाले शुल्क में 15% की वृद्धि कर देने से परिणाम ये होगा कि चीन से होने वाले आयातों में कमी आएगी। कुछ आंकड़े देखे जाएं तो ज्ञात होता है कि भारत में सालाना 184.5 करोड़ डॉलर का फर्नीचर आयात होता है, जिसमें चाइना की भागीदारी 105 करोड़ डॉलर की है।
फर्नीचर का वैश्विक बाजार देखा जाए तो यह 250 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी महज 1.7 अरब डॉलर की है, जो 13,000 करोड़ रुपए के बराबर है। ये संकेत है कि हम भारत में फर्नीचर का कारोबार इसको प्रोत्साहित करें, और साथ ही यदि भारत में सालाना 3 से 4 लाख करोड़ के फर्नीचर का कारोबार होता है तो इससे निश्चित रूप से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। चाइना से ट्रेड वॉर शुरू होने पर अमेरिका ने चाइना के फर्नीचर पर 25% शुल्क लगा दिया था, जिससे चाइना से होने वाले निर्यात में करीब 20% की कमी आई। भारतीय फर्नीचर के लिए अमेरिका एक प्रमुख बाजार हो सकता है, क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ने से वहां के फर्नीचर की कॉस्ट भी बढ़ गई है। अमेरिका हर साल 72 अरब डॉलर का फर्नीचर आयात करता है, तो वहीं यूरोप करीब 100 अरब डॉलर का फर्नीचर आयात करता है। इस कोरोना काल में चाइना की भूमिका संदिग्ध होने से यूरोप में भी चाइना के खिलाफ व्यापारिक माहौल तैयार हो रहा है। इसका फायदा निश्चित रूप से भारत उठा सकता है। इससे न सिर्फ हमारे इन उद्योगों को स्थिरता मिलेगी, बल्कि रोजगार का के जो अवसर हैं उसका भी का सृजन हो सकेगा। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि इन एमएसएमई में इतनी क्षमता है कि ये अपने देश के अति आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने उत्पादकीय क्षमता के बल पर कर सकते हैं, और पलायन को इससे रोका भी जा सकता है। जहां यहाँ चीन का उदाहरण देना बहुत उपयुक्त होगा, जहां वहां एक समय एक ऐसा कानून था कि आप किसी दूसरे शहर तभी पलायन कर सकते हैं जब आप उस शहर में अपने कंट्रीब्यूशन को प्रमाणित कर सकें। लेकिन यह तभी संभव है जब हम स्वयं के शहरों में रोजगार के इतने अवसर पैदा कर सकें जिससे पलायन को रोका जा सके। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को सफल बनाते हुए मानव केंद्रित अर्थव्यवस्था और मानव केंद्रित विकास का सफल प्रयास करने में सक्षम होंगे। निश्चित ही कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा संकट एक बहुत बड़ी आपदा है, फिर भी विश्वास है कि हम भारतीय इस आपदा को एक अवसर बनाएंगे। सस्ते श्रम, युवा पीढ़ी और नई कंपनियों के लिए कर की न्यूनतम दर जैसे आकर्षक पहलू देकर एक आशा की किरण जगा सकते हैं। इन उद्यमियों को यदि एक स्थिरता मिल जाए और अपने अस्तित्व को कायम कर सकें, रोजगार के अवसर नए नए अवसर पैदा कर सकें, तो निश्चित रूप से जो संकट का दौर इन पर चल रहा है वे इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े होंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी कि हिम्मत मत हार, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। हिम्मत मत हार, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी जाएगा। माना आज नतमस्तक है मानव एक महामारी के आगे। माना आज नतमस्तक है मानव एक महामारी के आगे। तू चल आत्मनिर्भर बन, यूं थक हार कर न बैठ। ये वक्त भी जल्द बीत जाएगा, ये वक्त भी जल्द बीत जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।